आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हो गई है शाम, आ गए हैं हम। तारीख 16 जुलाई है और मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज तक रेडियो पर यह पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा देने वाला पॉडकास्ट है और इसे आप दिन भर के नाम से जानते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हमेशा की तरह चुनिंदा खबरों का एनालिसिस भी करेंगे। तो फटाफट बताता हूं कि किन खबरों पर बात होगी। पंजाब कांग्रेस में खींचतान नहीं हुई है खत्म। खुद ही सुलह की बात कहकर हरीश रावत ने बयान से यू टर्न ले लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो समझेंगे कि कैसा चल रहा है अब तक का अभियान। यूएस की इकोनॉमी आजकल हिली हुई है, वजह बताई जा रही है सेमीकंडक्टर चिप की कमी। क्या होता है ये बताएंगे। और एक बुरी खबर आई है आज अफगानिस्तान से। पुलित्जर अवार्ड विनर फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबानी हमले में मौत हो गई, उन्हें याद करेंगे। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चोपड़ा तालुका के जंगल में आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास शाम 4:30 बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें एक शख्स की मौत हुई है। एक महिला पायलट गंभीर रूप से घायल भी हुई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया है कि वैक्सीन की एक डोज लगाने पर यह 82% तक मौत के खतरे को कम करती है। अगर दोनों डोज लगा लिए हैं तो कोरोना से मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन बताते हुए कहा है कि वे चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले। वे चाहते हैं कि हर राज्य में रेलवे स्टेशनों का इसी अंदाज में विकास हो और देश को बेहतरीन सुविधाएं मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके मुकुल रॉय के खिलाफ अब तमाम बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करेगी। 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत किया। साइबेरिया में रूस का एक विमान लापता हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 13 लोग सवार थे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन यहां पे शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच आ रही है। इसी विचारधारा के कारण दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जुहू पुलिस ने अमिताभ के प्रतीक्षा बंगले के बाहर नारेबाजी कर रहे उत्तर भारतीय सेना के नेता सुनील शुक्ला और ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन के बंगले की 4 दीवारी तोड़े जाने से बच्चन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज में मैच देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 के ग्रुप 2 में साथ रखा है। सुपर 12 में 2 ग्रुप है जिनमें 6-6 टीमों को रखा गया है। ग्रुप 2 में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की चैंपियन टीम होगी। वहीं ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की विनर टीम होगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान का खेल चल रहा है। ना तो अमरिंदर सिंह लगाम ढीली करने के मूड में दिख रहे हैं, ना सिद्धू पीछे हटने को तैयार हैं। अब इस बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई। मीडिया के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद हरीश रावत बाहर आए और कहा कि पंजाब को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष ही लेंगी। हालांकि कल इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने और कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम की कुर्सी पर रहेंगे और सिद्धू जो है वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके बाद कैप्टन का खेमा और सिद्धू का खेमा दोनों हरकत में आ गए। दोनों ही खेमों ने अपनी अपनी बैठकें की। लुधियाना और पंजाब के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए तरह तरह के। तो इतने हो हंगामे के बाद आज हरीश रावत ने कह दिया कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया था। लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि मामला सुलझते सुलझते फिर से उलझता दिखने लगा है। हरीश रावत को मीडिया में आकर सफाई भी देनी पड़ गई। तो ये जानने के लिए हमने बात की चंडीगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक विपिन पब्बी से। देखिए, ये जो क्राइसिस है ये करीब 2 महीने से चल रहा है और कांग्रेस का समझ ये है कि वो इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि ये उनके लिए कोई आसान डिसीजन नहीं। ये कांग्रेस को दो फाड़ करने वाली बात है, क्योंकि
जब अभी तक तो 2-3 महीने पहले तक तो लग रहा था कि कांग्रेस अपने आप सत्ता में आ जाएगी, कोई उसके खिलाफ नहीं है, कोई स्ट्रांग पार्टी नहीं बची, श्रोमणी अकाली दल में भी कोई सपोर्ट नहीं रही, ज्यादा सपोर्ट नहीं रही बिकॉज ऑफ किसान इलेक्शंस, किसानों की वजह से। लेकिन आम आदमी पार्टी थी जो थोड़ी सी उभर के आ सकती थी, पर वो भी कोई ज्यादा इतने मुकाबले की कांग्रेस के नहीं थी। लेकिन ये पिछले 2 महीने में जो इतने हालात बदल गए हैं, वो कांग्रेस वालों की अपनी वजह से ही हुए हैं। और उन्होंने जो ये मामले को जो लटका कर रखा है, जो इतनी देर से कह रहे हैं, कम से कम 10-12 दिन से तो यही कह रहे हैं कि हम 2-3 दिन में कोई फैसला लेंगे, पर वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर नवजोत सिद्धू को पार्टी का चीफ बनाते हैं तो काफी और लोग जो हैं वो बगावत में उतर आएंगे। और काफी आपको मालूम ही है कि काफी दावेदार हैं कांग्रेस में जो अमरिंदर सिंह जी की जगह लेना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में या एज नंबर 2 कांग्रेस में, जिसके अंदर बड़े सीनियर लीडर हैं उनके, बाजवा हैं, प्रताप सिंह बाजवा, जाखड़ हैं, सुनील जाखड़। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर के लिए तो नहीं होंगे क्योंकि वो सिख फेस नहीं है, लेकिन उसके अलावा मनप्रीत बादल हैं और भी कुछ लीडर हैं जो काफी बहुत सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहेंगे कि नवजोत सिद्धू को हमसे आगे किया जा सके। वो खुद दावेदार हैं उस पोस्ट के लिए, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो अभी तक इनके माइंड में चल रहा है। एक तरफ तो नवजोत सिद्धू कुछ मंत्रियों के साथ, जो 2-3 मंत्री हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सारे और जो बाकी मंत्री हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इनको कांग्रेस हाईकमान को ये डर लग रहा है कि अगर हमने कोई ऐसा निर्णय सुना दिया तो उससे और कलह बढ़ सकती है। विपिन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब को लेकर गांधी परिवार भी कोई एकमत नहीं है। सोनिया कैप्टन के साथ हैं तो राहुल को कैप्टन पसंद नहीं है, और प्रियंका गांधी भी सिद्धू की तरफदारी कर रही हैं। तो क्या ऐसा ही है? जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खासतौर पे गांधी परिवार के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। राजीव गांधी इनके क्लासमेट रहे हैं, इनके घर आना जाना रहा है बहुत ज्यादा। तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं समझते कि जैसे बाकी पार्टी के लीडर समझते हैं कि वो हाई कमांड है, उस तरह से ये नहीं समझते, और ये एक तरह का इक्वल लेवल पर उनसे बात करते हैं। मैं आपको ये जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में, जो उससे पहले 2017 में असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें सारा जो जोर लगाया, जो सारे इलेक्शन कैंपेन हुई, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं की। राहुल गांधी सिर्फ 2 या 3 बार ही आए हैं, और वो भी जो है वहां के जो ज्यादातर एमएलए जो उस टाइम कंटेस्ट कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उनके यहाँ कंटेस्ट करने आए। उसकी वजह यही है कि जो गांधी परिवार का अपना कोई बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पर वो फॉलोइंग नहीं है, बल्कि शायद थोड़ी रिजेंटमेंट ही है। तो वो जो पिछले इलेक्शन में भी हाई कमांड ने बहुत ही कम रोल प्ले किया। जो भी कैंडिडेट्स थे वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चूज किया, जो कैंपेन लीड किया वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, और सोनिया गांधी तो एक बार भी नहीं आई, ना प्रियंका गांधी आई। तो ये हालत जो है गांधी परिवार के पंजाब के साथ जो उनके रिश्ते हैं, वो कोई ऐसा स्ट्रांग नहीं है कि उनकी वजह से कांग्रेस को वोट्स मिल जाएंगे। ये ऐसा नहीं लाइकली, कुछ परसेंटेज हो सकती है, पर जो मेजर जो फॉलोइंग है वो इनकी लोकल रीजनल लीडर्स की है, जो हमारे पंजाब के लीडर्स हैं उनकी ज्यादा फॉलोइंग है। तो इस बारी भी ठीक है, थोड़ा बहुत असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बात सही है कि सिद्धू जी हैं वो खास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के क्लोज आना चाहते हैं, और जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको काइंड ऑफ बच्चों की तरह समझते हैं। तो वो उन्होंने कई बार अपने मीटिंग्स भी की हैं, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। लेकिन अब ये देखना है कि उनकी कितनी जो उनको किस तरह का सपोर्ट मिलता है इन लोगों से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो जाते हैं पंजाब में, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल टाइम हो सकता है। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों अकाली दल की ओर से एक बयान आया था और कहा था कि सिद्धू जो है वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं, और सिद्धू की किसी से पटरी नहीं बैठती, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो ऐसे में कहीं कांग्रेस सिद्धू को साधने के चक्कर में कुछ बड़ा गंवाती तो नजर नहीं आ रही, कई लोग कह रहे हैं। सही बात है। ये जो कांग्रेस इनके नवजोत सिद्धू के बारे में कहा गया, इनका जो इनका पुराना अगर देखा जाए हिस्ट्री, जब वो बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी वालों से भी इन्होंने फाइट शुरू कर दी। जब इनको कहा गया कि आप कहीं और से कंटेस्ट करो, अमृतसर से ना करो, और वहां से वो निकल गए। जैसे ही वो निकले उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी में आने की कोशिश की। ये अरविंद केजरीवाल से मिले, ये चाहते थे कि वो मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात से रेजिस्टेंट थे, और उस वक्त इसलिए भी थे कि शायद थोड़ा सा उनके माइंड में था कि शायद अगर पार्टी जीतती है तो शायद वही आ जाए पंजाब में। लोगों में कम से कम इस बात का शक या एहसास था
कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, और यही एक बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी सीट्स नहीं मिली जितने की एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि खुद ही यहाँ पर आकर चीफ मिनिस्टर बन जाए। और पंजाब में एक ट्रेडिशन सी रही है कि एक सिख फेस जो है वो ही चीफ मिनिस्टर बनता है, और वो बाहर से खासतौर पे आउटसाइडर्स को चीफ मिनिस्टर बनाना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये जब नवजोत सिद्धू को भी उन्होंने नकार दिया और ये कहा कि हम आपको कोई एश्योरेंस नहीं देंगे, उसके बाद एज ए थर्ड चॉइस नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए। और उस टाइम भी इन्होंने कोशिश तो की कि हाँ मेरे को कोई ना कोई ऐसा एश्योरेंस दी जाए, और कुछ लोग कहते हैं या उनका अपना भी शायद कहना है कि मेरे को थोड़ी एश्योरेंस दी गई थी कि मुझे अच्छा कुछ देंगे, लेकिन शायद वो ज्यादा क्लियर नहीं था। ये सोच रहे थे कि शायद इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दें, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इनको अच्छा मंत्री पद दे दिया, सीनियर मंत्री पद दे दिया, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। वही बात से नाराज होकर 2 साल पहले इन्होंने कैबिनेट छोड़ दी और फिर यही कैंपेन करते रहे कि मुझे या तो प्रदेश कांग्रेस चीफ बनाओ या मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाओ। और अब पिछले 2 महीनों से उन्होंने अपना स्टेप अप कर दिया है, और एक उन्होंने अमरिंदर सिंह का एक वीक पॉइंट है वो पकड़ लिया कि जो बर्गरी और बाकी जो सैक्रिलेज के इंसिडेंट्स हुए थे उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो चीज को पकड़ के इन्होंने दोबारा सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इनके बारे में मैं ये कहूंगा कि बोलने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं, लेकिन जहां तक ग्रास रूट सपोर्ट का है क्वेश्चन, उनके पास इतनी कोई ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है। वो कोई ऐसे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट एमर्ज होकर आए अगेंस्ट अमरिंदर सिंह, वो उनके लिए बहुत मुश्किल बात होगी। और देश में कोरोना वैक्सीनेशन को आज 6 महीने पूरे हो गए। हालांकि अब तक 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है, ट्रायल्स चल रहे हैं। वहीं आईसीएमआर भी बार बार अगस्त में तीसरी लहर की चेतावनी दे रहा है। हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी एक 12 साल के बच्चे और उसकी मां की तरफ से। कहा गया कि दूसरी लहर ने भारत में बच्चों को पहली लहर की तुलना में ज्यादा प्रभावित किया था, तो भाई बच्चों को जो है प्राथमिकता के साथ वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा अभी 2 दिन पहले कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर अभी जोर देना है। तो अब इसी याचिका के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछ लिया है कि क्या अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है। केंद्र की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बच्चों की वैक्सीन भारत में जल्द उपलब्ध होगी। जॉयडस कैडिला का ट्रायल 12 से 18 साल के किशोरों और नौजवानों पर पूरा हो चुका है। तो पिटीशन फाइल करने से लेकर अब तक के इस मामले में क्या हुआ, सेंटर ने क्या क्या कहा, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा से। उन्होंने सरकार से बाकी सारे लोगों को वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजाम करने का आदेश देने के लिए कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये साफ कहा है कि उन्होंने 12 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन दी जानी है उसमें जॉयडस कैडिला का जो टीका है उसका 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों, युवाओं और तरुण, इन लोगों पर उनका जो प्रयोग है, उनका जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है। तो ट्रायल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसकी इजाजत दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई कि बहुत शीघ्र ही 12 से 18 साल की उम्र के युवाओं, तरुणों और किशोरों को इंजेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है उसके लिए भी ट्रायल की अनुमति दे दी जा रही है। तो ऐसे में 2-3 हफ्ते में इसके ट्रायल भी हो जाएंगे और इसके ट्रायल होने के साथ ही उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद WHO को भेजी जाएगी। और इधर भारत सरकार भी इस पर इनका जो ड्रग्स विभाग है वो इसका अध्ययन करने के बाद इसे जो भी रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 12 से 18 साल के बच्चों को उनका टीकाकरण सुनिश्चित कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर भारत सरकार बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है और कोर्ट के आगे उन्होंने कहा है कि हमने ये कदम उठाए हैं और आगे जैसे ही इनकी ट्रायल रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संजय जी, अब अगर ये वैक्सीन आती है तो बच्चों को भी लगेगी, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन की कमी की खबरें भी आ रही हैं, तो अभी सरकार क्या कर रही है इस तरफ? वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हेल्थ मिनिस्ट्री की वीक में 3 बार, तो उसमें लगातार वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीन उत्पादक कंपनियां जो 2 भारतीय हैं, भारत बायोटेक और दूसरी जो कोविशील्ड बनाती है, उन सारी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा
विदेशी टीके भी आ रहे हैं जिसमें स्पुतनिक है, उसके लिए भी उसे अनुमति दे दी है। इसके अलावा एक और टीका जो मॉडर्ना का है उसके आपात इस्तेमाल को अनुमति दी जा चुकी है। ये अनुमति तो कागजों में दी गई है, लेकिन टीके आने में वक्त लगेगा। सरकार उनकी फिजिबिलिटी तैयार कर रही है कि टीके वहां से तो जो आ रहे हैं उनमें कुछ शर्तों को लेकर जो उनके अनुबंध हैं जिसमें वो हमें अनुदान कर रहे हैं, टीके अनुदान करने में भी उसमें कुछ अनुबंध के कुछ शब्दों को लेकर जिद चल रही है, जिस पर सरकार और वहां की सरकारों के बीच बातचीत जारी है। जैसे ही उस पर सहमति बन जाएगी, वो टीके लगभग 20 लाख टीके वहां से आने वाले हैं, तो वो टीके आएंगे और इसके साथ ही जो उनको भारत में बनाया जाएगा, जॉर्डस कैडिला के टीके उन कंपनियों से भी बात चल रही है। तो भारत में कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, कब कब कितने उत्पादन होंगे, वो सारे टाइम फ्रेम पर बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके हैं उनका उत्पादन तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही ये विदेशी टीके आ रहे हैं, उनको वहां से कितने टीके आएंगे, भारत में कितने बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, इन सारी चीजों पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब ये जो 2 वैक्सीन है लाइन में, जायडस और मॉडर्ना की, तो इन सब की फॉर्मेलिटी कब तक पूरे होने के आसार हैं? क्योंकि अब तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है, तो फिर कब तक वैक्सीन आने वाली है? तीसरी लहर के लगभग 3.5 लाख केस पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि आ गए हैं। 9 हफ्ते ये डाउनफॉल रहा है कोविड के नए पेशेंट्स का, लेकिन अब लगातार पिछले 1 हफ्ते से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत के पास यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए 5 टीके हो जाएंगे। 2 हमारे भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, तीसरा टीका स्पुतनिक, उसको मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना के टीके को मंजूरी दे दी है आपात इस्तेमाल को। जॉर्डस कैडिला के टीके को मंजूरी के लिए प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जुलाई के चौथे हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में काफी चीजें सरल हो जाएंगी और अगस्त से इन टीकों की लगातार और निश्चित अच्छी खासी तादाद में आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये मान के चला जाए कि अभी जो रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है टीकाकरण की, वो अगले 2 हफ्ते में काफी तेजी में आ जाएगी। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तीसरी लहर से पहले टीकाकरण इतनी तेजी में होगा कि हम शायद तीसरी लहर को पछाड़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए वही जरूरी है कि लोग जिस तरह से 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन इनको लेकर शिथिल पड़ रहे हैं, इनको और सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम ही आप हैं जो इन सारी चीजों को दूर भगा सकते हैं। और मास्क, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी, यही है जरूरी। इसीलिए अभी मत जाएं शिमला और मसूरी। कोरोना महामारी ने कई बिजनेस तबाह किए। फिर कोरोना की पहली और दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम होने लगा, बिजनेस पटरी पर लौटा भी है। लेकिन अब भी स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं। वजह है इनमें इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप। असल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की कहती है कि ग्लोबली इस चिप की शॉर्टेज हो गई है। इस वजह से 169 कंपनियों पर असर पड़ा है। सेमीकंडक्टर चिप का मतलब यदि आप नहीं समझ पाए तो आपने शायद ध्यान दिया हो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में, वहां मदरबोर्ड पर या फिर मोबाइल फोन में भी और गाड़ियों में भी ये लगाई जाती है। कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इन प्रोडक्ट्स की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करती है। लेकिन क्या वजह है कि ये चिप्स जो हैं उनका शॉर्टेज हो गया है? वो भी इतना कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी हिलने लगी है। तो हमने बात की कौस्तव दास से, जो इंडिया टुडे के लिए बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पर लिखते हैं। सिर्फ यूएस ही नहीं और बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमीज जो है ये चिप शॉर्टेज की वजह से इफेक्ट हो रही है। जैसे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज भी देखें, यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअली खुद का चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम करती है, तो यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इसकी वजह से। और इसका एक ग्लोबल इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट यूएस को भी लॉसेस हो रहे हैं। यूएस की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज द वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप डिस्ट्रप्शन। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है यूएस में बोलिए कि यूरोप में बोलिए, सब जगह बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और इसका असर हम लोग अगर देखें तो एक कास्केडिंग इफेक्ट है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज पे भी इस ग्लोबल चिप शॉर्टेज का असर पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इंडिया में ऑलरेडी देख लिया है कि कुछ सारे स्मार्टफोन कैटेगरीज, स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं इसके वजह से। ग्लोबल चिप शॉर्टेज का जो ये प्रॉब्लम है ये लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम 2020 में ही स्टार्ट हो गया था, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत बुरी तरीके से डिसरप्ट हुए थे। उसके बाद
जो मेन मेजर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे कि चाइना, यूएस, ताइवान और मेनी एशियन कंट्रीज, इन्होंने अपना सप्लाई कैपेसिटीज कम कर दिया था बिकॉज ग्लोबल डिमांड कम हो गया था। जैसे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है या स्मार्टफोन्स है या व्हीकल्स है, इनके डिमांड कम होने की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो गया था। लेकिन 2021 में डिमांड बहुत ही एक डिमांड बूम हुआ है इन सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बोलिए, स्मार्टफोन्स बोलिए, तो इतना हाई डिमांड है कि सेमीकंडक्टर का चिप कंपनीज जो है उतना डिलीवर नहीं कर पा रही है इस मोमेंट पे। इसके वजह से एक शॉर्टेज है। और एक और पॉइंट है जिसके वजह से जिसके लिए ये डिमांड बहुत बढ़ गया है। Many people are working from home right now। पैंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का अडॉप्शन जो हुआ है पूरे दुनिया में हुआ है, ग्लोबल एक अडॉप्शन हुआ है वर्क फ्रॉम होम का। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी डिमांड इंक्रीज की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल शॉर्टेज हुआ है एक। और ये शॉर्टेज 2022 तक एटलीस्ट चलने वाला है। और अगर इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए, मतलब जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया नहीं, तो ये प्रॉब्लम 2023 तक भी हम लोग देख सकते हैं। कौस्तव जी, ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या इसका सीधा असर हम पर, आप पर, कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना? कंज्यूमर्स के ऊपर तो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। जैसे कि आप देखिए, ये कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर कंपनीज कुछ जो कंपनीज है जैसे ऑटोमोटिव कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर्स है, और अक्रॉस कैटेगरीज जैसे 169 इंडस्ट्रीज जो टोटल है अफेक्ट होंगी इस चिप शॉर्टेज की वजह से। 169 ग्लोबल इंडस्ट्रीज। सो ये हेल्थ केयर से भी हो सकता है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी हो सकता है, डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने बहुत सारे कंपनीज है जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। और इस चिप शॉर्टेज की वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनीज का इनपुट प्राइस बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार कंपनी जैसे मारुति सुजुकी पकड़ लीजिए। मारुति सुजुकी अगर अपने गाड़ी में ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करती है तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, और ये इनपुट कॉस्ट ये लोग कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे पास करेंगे। सेम विथ स्मार्टफोन कंपनीज। हम ऑलरेडी 2-4 स्मार्टफोन कंपनीज जो है और टेलीविजन ब्रांड्स जो है उन्होंने अपना प्रोडक्ट कैटेगरीज के प्राइसेस बढ़ा दिए है इंडिया में। अफोर्डेबल कैटेगरीज में बढ़ा है अभी तो, लेकिन ये जो फ्लैगशिप कैटेगरीज में भी बढ़ने का चांस है अगर ये सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम चलता रहा तो कंज्यूमर्स तो अफेक्टेड होंगे फॉर श्योर। अभी कितना अफेक्ट होंगे उसका हम लोग बात तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि ये चिप शॉर्टेज कब तक चलेगा। एनालिस्ट आर ऑप्टिमिस्टिक कि 2022 तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये चलता रहेगा तो कस्टमर्स विल हैव टू पे मोर फॉर ईच एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट कैटेगरीज। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बोलिए, नहीं तो गाड़ियां बोलिए, और there are many other sectors where prices will go up, so customers will have to bear the end price. अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। सोवियत रूस से लेकर ब्रिटेन तक ने इसे महसूस किया, और बारी अब अमेरिका की थी। और आखिर 20 साल बाद उसने तय किया कि वो अपनी कब्र वहां नहीं बनाना चाहता। पहले ट्रंप और अब बाइडेन अपने सैनिकों को तेजी से वापस बुला रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके आने से इस देश की मुश्किलों में इजाफा हुआ था, वैसे ही उनके जाने ने भी मुसीबतों को बढ़ाया है। अब तालिबान जो है अपने खोए इलाकों को फिर से जीत रहा है। जिन्हें नहीं जीत पा रहा है उन पर कोशिश कर रहा है, हमले कर रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 2 सालों में बीता मई ऐसा महीना रहा जिसमें सबसे ज्यादा सरकार समर्थक और आम लोग मारे गए। और ये रिपोर्ट जो है ना, ये मई में छपी थी, और इसके बाद से हमले लगातार तेज हुए हैं। ऐसा ही एक हमला कल रात हुआ, और उसमें पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। कंधार में थे दानिश, और रॉयटर्स के लिए कई दिनों से अफगानिस्तान के हालात कवर कर रहे थे। मौत से पहले भी वो कई घातक हमलों में बाल बाल बचे थे। ट्विटर पर लगातार इसकी जानकारी भी दे रहे थे। दानिश हमारे देश में एक जाना पहचाना नाम रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की तमाम घटनाओं के बेहद मशहूर फोटोग्राफ्स उनके ही कैमरे से कैप्चर हुए हैं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर उनकी खींची गई बहुत सारी फोटोज वायरल हुई, शायद आपने देखी हूं। तो हमने बात की इंडिया टुडे के ग्रुप फोटो एडिटर बनदीप सिंह से, जो उन्हें पेशेवर तौर पर जानते थे और कई बार उनसे मुलाकात की। बनदीप, आपकी दानिश के साथ क्या यादें हैं? किस तरह की पर्सनैलिटी थी? उनकी तस्वीरों में आपको क्या दिखता था? दानिश को मैं जाती तौर पे तो नहीं जानता था, लेकिन हाँ, एज अ फेलो फोटोग्राफर जो है उसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, उसके काम को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन जब भी मैं दानिश को
फील्ड में मिला हूँ या असाइनमेंट्स करते हुए दानिश को साथ असाइनमेंट करते हुए पाया है, तो मैं इतना जानता हूँ कि बहुत ही शांत और अनऑब्ट्रूसिव, जो कहीं पे जैसे होता ना, कोई धक्के मुक्की ना करने वाले, कोई जोर जबरदस्ती करने वाले ना इंसान नहीं थे वो। बिल्कुल भी बहुत शांत स्वभाव के, बहुत विनम्र स्वभाव के, मतलब शांति से अपना काम करने में यकीन रखते थे। और इसके बावजूद कि वो कहीं पे एग्रेसिवली पुश करते हुए मुझे नहीं दिखते थे, कहीं पे भी मतलब किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो कि मेरे आगे आ गए हो या कुछ ऐसा करते हो, जैसे कि कई न्यूज फोटोग्राफर दिखते हैं ऐसे बात करते हुए, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। बहुत शांति से अपना काम करते थे, कहाँ पे काम करते हैं पता भी नहीं लगता था। ये एक अच्छे न्यूज फोटोग्राफर की निशानी होती है कि वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। तो ये दानिश में बहुत अच्छी खूबी थी और मैंने उनको हमेशा इस नजरिए से देखा है। जब भी काम करते थे पता था कि दानिश हैं, लेकिन काम करते हुए दिखते नहीं थे, विजिबल नहीं होते थे, लेकिन हमेशा उनका काम बोलता था। उनकी इमेजेस बहुत पावरफुल इमेजेस थी। आज हम बात कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी इमेजेस बहुत बहुत सशक्त और बहुत पावरफुल इमेजेस होती थी। यहाँ तक कि उनकी जो इमेज रोहिंग्या पे, उन्होंने रोहिंग्या रेफ्यूजी के ऊपर उन्होंने जो काम बांग्लादेश में किया, उसकी उनकी जो इमेजेस थी, उनको उन इमेजेस के सहारे से रॉयटर्स, जिसके लिए वो काम करते थे एजेंसी के लिए, तो पुलित्जर अवार्ड मिला उस काम के लिए। और उस पूरी टीम को पुलित्जर अवार्ड मिला और उसमें दानिश का काम बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल था। फिर मैं उनको राइट्स की, उनकी इमेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजेस थी दिल्ली राइट्स की। कोविड में उन्होंने माइग्रेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, कोविड सेंटर्स को उन्होंने कवर किया, जोखिम वाले असाइनमेंट्स करते थे। लास्ट में उनसे मिला था 2 असाइनमेंट्स में पिछले साल। एक तो लद्दाख में जब हम इंडियन आर्मी को कवर कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कैसे तैयारी कर रही है चाइना के इंट्रूजन को मैच करने के लिए, तो उसके सिलसिले में भी उनसे मुलाकात हुई। और फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट करते वक्त की कवरेज करते वक्त भी उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ, बहुत शांत जेंटल स्वभाव के इंसान, वो एक पर्सनालिटी का जो उनका रुख है वो सामने बार बार आ रहा है कि बहुत विनम्र और बहुत जेंटल इंसान, लेकिन अपने काम को के ऊपर उनकी पूरी मास्टरी थी और बहुत अच्छा काम करते थे। अच्छा, आप इतने दिनों से फोटोग्राफी में हैं, जब आप ऐसे किसी साथी फोटोग्राफर की फील्ड पर मौत की खबर सुनते हैं तो क्या अंदर से एहसास होता है आपको? एक फेलो कोलीग का जाना, फेलो फोटोग्राफर का जाना दुखी तो आपको करता ही है, क्योंकि कई मायनों में आप अपने जो फेलो वर्कर्स होते हैं, अपने उसी प्रोफेशन के लोगों, तो उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो असाइनमेंट जिसको करते दानिश की मौत हुई, ये सिक्योरिटी फोर्सेस में एम्बेडेड थे अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ, और जब वो फोर्सेस तालिबान के साथ अटैक कर रही थी, उनके साथ मुठभेड़ में उनकी जान गई। तो ये एक बहुत बेसिक इशू को जागृत करती है ये बात कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं, उनका काम जो प्राइमरीली न्यूज फोटोग्राफर्स होते हैं, न्यूज फोटोग्राफी होती है, उसका प्राइमरी जो काम है वो उसी समय में होता है जिस वक्त न्यूज घट रही होती है, एज कंपेयर टू रिपोर्टर्स और एज कंपेयर टू जो बाद में उसके बारे में जानकारी लेके लिखते हैं, उसके कंपैरिजन में फोटोग्राफर का काम उसी वक्त ही हो रहा होता है जिस वक्त तो न्यूज इवेंट घट रही होती है। तो उस वजह से फोटोग्राफर्स अक्सर जो होते हैं कंप्लीटली इन द लाइन ऑफ अटैक होते हैं, चाहे वो वॉर फोटोग्राफी हो, चाहे वो कोविड जैसी बीमारी की पैंडेमिक की कवरेज हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो कोई भी डेंजरस सिचुएशन हो, फोटोग्राफ्स उसी वक्त हो पाती हैं जिस वक्त वो सिचुएशन घटित हो रही होती है, जो घट रही होती है। और फोटोग्राफर उस पोजीशन में होता है, तो वो सिचुएशन हर फोटोग्राफर की लाइफ में आती है। हम सब किसी ना किसी वक्त पे ऐसी सिचुएशंस में काम करते हैं। तो जब भी किसी फोटोग्राफर की डेथ ऐसी सिचुएशन पे होती है, तो वो हम सबको रिमाइंड करती है कि हम मतलब एक तरह से एक भावना आती है कि लोग कम से कम जाने इस बात को कि फोटोग्राफर का काम कितना मुश्किल और कितना डेंजरस होता है। और साथ ही साथ अपने लिए एक भावना होती है कि हम लोगों को उस चीज के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए, अपनी सेफ्टी के प्रति। एक कहावत है फोटोग्राफी प्रोफेशन में, हम लोग अक्सर यूज करते हैं, और मैं बाकी फोटोग्राफर्स को जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि
नो असाइनमेंट इज वर्थ योर लाइफ, कि आपकी जान से जरूरी कोई भी फोटो या कोई भी असाइनमेंट नहीं होती। तो इसके लिए वो दुख जो है एक अच्छे टैलेंट को, एक अच्छे इंसान को और अच्छे एक बहुत एक बात को, एक 2 छोटे बच्चों के बात को खोते हुए देख के मतलब इसकी डेथ के बारे में बहुत बहुत शौक और अफसोस होता है। आज तक रेडियो प्रार्थना करता है कि दानिश के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। और इसी के साथ आज के दिन भर में इतना ही। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर आप मेल कर सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।